हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक करने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी तीसरी श्रृंखला करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th फिजिक्स पार्ट 1 थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि शुरुआत कर दी थी हमने। 2 इसके पार्ट हो चुके हैं और तीसरा पार्ट हम इस पे करने जा रहे हैं डिस्कस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारी मूवी का जो बहुत अहम कैरेक्टर है यानी कि रेजिस्टेंस जो है उसका जन्म होने वाला है। देखिए, जब भी हम पूरी सीन को हम देखते हैं तो जहाँ से इसकी जड़ें होती हैं, जहाँ से इसकी नींव होती है, उस चैप्टर में, उस पूरे सीन में आप उन चीज़ों को कैच करें, उन चीज़ों को पकड़ें, क्योंकि यही चीज़ है आपको, यही एलिमेंट्स, यही क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपको इस टॉपिक से जोड़ेंगी। कभी भी किसी भी क्वांटिटी को, कभी भी किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट करें तो उसके शुरुआत कहाँ से हुई है, किस तरीके का उसका बैकग्राउंड है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। हो सकता है कि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प ना करे, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट के लिए ये आपको इंटरेस्ट डेवलप करने का काम करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है फिजिक्स जैसी पढ़ाई में, नीट और जेई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने चीज़ देख ली थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो वो किस तरीके से रिलेट है करंट से, I इक्वल टू NEA/VD, जो हमने आपको कहा भी था कि वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। I इक्वल टू NEA/VD, जहाँ पर VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज को पिक्चर में लेकर आएंगे। उसी से हमें पता चलेगा कि करंट और वोल्टेज जो है वो एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित है, और यहीं से जन्म होगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो हम देखते हैं कि I इक्वल टू NEA/VD में जो VD है वो है आपका EE/M, ओके। यहां हम इसको पुट करते हैं, E की वैल्यू हम पुट करते हैं क्योंकि हमको पहुंचना है वोल्टेज तक, और V इक्वल टू E.dr होता है। तो E इक्वल टू V/dr, या L जो कंडक्टर की लेंथ है वो अपन ने यहाँ पर पुट कर दी है। तो यहाँ से हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है कि V इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट टर्म आती है और यहाँ आता है I। अब ध्यान में देने की बात यह है कि जो वोल्टेज है और करंट जो है वो एक कांस्टेंट से आपस में जुड़े हुए हैं। इस कांस्टेंट को हम ओम्स लॉ में बेटर समझेंगे V और I का। अभी हम इसको समझ रहे हैं केवल रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रेजिस्टेंस जो है वो ये V और I का जो प्रोपोर्शनैलिटी है उसको इक्वल करता है ये कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस, और यही आपका ओम्स लॉ का आगे जाके बेस या नींव बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कांस्टेंट निकाला है जो कि मास, लेंथ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिलैक्सेशन टाइम और लेंथ पर डिपेंड करता है। उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि V जो है वो, अगर, क्योंकि कांस्टेंट तो किसी चीज को प्रभावित कर नहीं सकता, जो चीजें एक जैसी रहेंगी वो कभी भी दूसरी चीजों को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। तो कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर वायर के लिए, ये चीज आपकी सब फिक्स हो जाएंगी। किसी पर्टिकुलर वायर के लिए ये सब चीजें फिक्स हो जाएंगी। अगर आपको इनमें से कुछ बदलना है तो फिर वायर ही बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने ये वायर ले लिया तो फिर चेंज होंगी ये, अदरवाइज अगर आपने एक वायर कोई सा भी लिया है तो उसके लिए ये सब चीजें फिक्स रहेंगी। तो V जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहा है I के, और इन दोनों के रेशो को मेंटेन कर रहा है ये कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ हमने देख लिया कि रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से निर्भर कर रहा है, ml/ne² 80 से। अब यहाँ हम कुछ
पैरामीटर को अलग रख रहे हैं, यानी कि जो फिजिकल पैरामीटर है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इसको हमने अलग किया, तो बाकी सब चीजें जो हैं वो आपकी नेचुरल प्रॉपर्टी हो गई किसी मटेरियल की। ओके, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, यहां से हमने इसको रेजिस्टेंस के बराबर लिखा जिसमें से लेंथ और एरिया को अलग कर लिया, और ये जो नेचुरल प्रॉपर्टी है इसी को ही कहते हैं हम रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। ओके, ये भी ध्यान में रखना है आपको कि क्या रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी को हमने नाम दिया है रो। ओके तो R इक्वल टू रो और L अपॉन A, और यहाँ रो क्या है? रो हो गया आपका M अपॉन NE स्क्वायर टॉ। अब देखेंगे कि ये सारी नेचुरल प्रॉपर्टी, ये किसी मटेरियल की नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। रेजिस्टेंस को लेंथ और एरिया के थ्रू चेंज किया जा सकता है, इसलिए नेचुरल प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी है, बेसिक नेचर। ठीक है, तो यहां पर हमारे एक बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज M अपॉन NE स्क्वायर टो, ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी आगे आएगा अच्छे से। तो ये अभी तक हमारा रेजिस्टेंस का इस तरीके से जन्म होता है। तो ये एक बात थी। एक और चीज है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को जो टेम्परेचर है वो बराबर रूप से प्रभावित करता है, एक जैसे तरीके से प्रभावित करता है। तो इसमें हमें दोनों को अलग अलग डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही डिस्कस हो जाएंगे। 3 तरीके के मटेरियल इस आधार पे हमारे निकल के आते हैं जो कि टेम्परेचर से अपनी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। कैसे? एक है कंडक्टर। इंसुलेटर से तो हमारा वैसे ही मतलब नहीं है क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण। तो इंसुलेटर को हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम केवल वो डिस्कस कर रहे हैं जिनमें कंडक्टिविटी पॉसिबल है। तो कंडक्टिविटी पॉसिबल है कंडक्टर में। कंडक्टर का नॉर्मल बिहेवियर है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कॉलिजन बढ़ जाता है, तो रुकावट होती है करंट को फ्लो होने में। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, यानी कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो करंट बहना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेमीकंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर अभी मटेरियल आपने पढ़ा नहीं है। सेमीकंडक्टर स्पेशली डिजाइन मटेरियल हैं जो कि टेम्परेचर पे निर्भर करवाते हैं कंडक्टिविटी को, और ये इसका जस्ट रिवर्स आचरण करते हैं। कैसे? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज होती है। कई बार आपने भी सुना होगा कि जो एसी, जो आपके कंप्यूटर्स हैं या फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं उनको ठंडे में रखा जाता है, ठंडे में एसी में रखा जाता है। सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं वो ज़्यादातर एसी होती हैं, इसीलिए ताकि उनके जो सेमीकंडक्टर पुर्जे हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो टेम्परेचर से प्रभावित होकर अपना आचरण ना बदल लें, अपनी बिहेवियर को, अपनी करैक्टरिस्टिक्स को चेंज ना कर लें। तो ये एक सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है। सेमीकंडक्टर के बाद है सम अलॉय। अलॉय जो है वो विशेष रूप से किसी पर्टिकुलर कारण से बनाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डेवलप किए जाते हैं। तो अलॉय जो है वो है नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। ये आपने सुना होगा, फिलामेंट बनाने के काम आते हैं ये। जैसे अगर बात करें जो आपके घर में बल्ब होते हैं, ठीक है, उनका जो वायर होता है वो वो इसी का बना होता है, यानी कि हेलोजन जो होती है उसमें भी एक वायर जो होता है वो इसी का बना होता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ इनका जो रेजिस्टेंस है वो ना बढ़ेगा ना कम होगा। उससे फायदा ये होगा कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म होकर बॉयल नहीं हो जाएगा, इवन
खराब नहीं हो जाएगा, डिस्टॉर्ड यानी या टीयर नहीं हो जाएगा, ओके, जल नहीं जाएगा। कुल मिला के बात ये है, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है आई स्क्वायर आर लॉसेज जो है, आई स्क्वायर आर लॉसेस, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा तो यहाँ से इसकी एनर्जी लॉस जो है वो चेंज होंगे, तो वो लॉसेस जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है। तो आज का टॉपिक बिल्कुल सिंपल था, जिसमें हमने रेजिस्टेंस के प्रोड्यूस होने को देखा है, रजिस्टिविटी से उसका रिलेशन देखा है और टेम्परेचर के साथ उसका बिहेवियर देखा है। थैंक यू फॉर टुडे। अब जो लेक्चर आने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ध्यान से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिए इसका, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।